CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 8 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक मल्हार। पृष्ठ संख्या 13। अध्याय 2। कहानी दो गौरैया। दाहिनी तरफ एक QR कोड दिया गया है जिसको स्कैन करके आप पाठ के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रस्तुत है कहानी। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि ये घर सराय बना हुआ है, हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं, वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं, तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गौरैया। वो शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वो धमाचौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है और वो कभी-कभी झांक जाती है। इस पृष्ठ पर एक चित्र है। आम का पेड़ है, आम लगे हुए हैं, उस पर तोते बैठे हैं। पेड़ के तने में एक घोंसला है, उसमें चिड़िया है, एक चिड़िया उड़ रही है। आंगन में पिताजी हैं, माँ है और बच्चा है। बच्चे के हाथ में एक पुस्तक है। पेड़ के नीचे एक चिड़िया पानी पी रही है, एक कौवा बैठा है और एक गिलहरी भी है। पृष्ठ संख्या 14। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, ना मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी हैं। दिन भर गुटर गूं का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं और बर्रे भी हैं और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए है। अब एक दिन 2 गौरैया सीधी अंदर घुस आईं और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगीं। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठतीं, तो कभी खिड़की पर। फिर जैसे आई थीं, वैसे ही उड़ भी गईं। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और सामान भी ले आई हैं और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोलीं, अब तो ये नहीं उड़ेंगी,
पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। यहाँ चित्र दिया गया है। चित्र में एक पंखा बना हुआ है, चिड़िया उड़ रही है। पिताजी उछल उछल कर चिड़िया को उड़ा रहे हैं और माँ उन्हें देखकर प्रसन्न हो रही है। चित्र में माँ के पास एक बिल्ली भी है और पिताजी के पीछे एक चूहा भी है। पृष्ठ संख्या 15। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वो उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती हैं। गौरैया मेरे आगे क्या चीज है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, माँ ने व्यंग से कहा। माँ कोई बात व्यंग में कहें तो पिताजी उबल पड़ते हैं। वो समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही हैं। वो फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से श श कहा, बाहें फैलाईं। फिर खड़े खड़े कूदने लगे, कभी बाहें झुलाते, कभी श श सू शा शू करते। गौरैयों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ ची ची करने लगीं और माँ खिलखिलाकर हंसने लगीं। पिताजी को गुस्सा आ गया। इसमें हंसने की क्या बात है? माँ को ऐसे मौकों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। तब पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे। गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डैने पर जा बैठीं। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी, ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। निकलेंगी कैसे नहीं? पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी थीं। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा। ची ची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? पंखा चला देते तो ये उड़ जाती, माँ ने हंसकर कहा। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है? जा, दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा खुला रहा। पृष्ठ संख्या 16। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। ची ची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गईं। माँ तालियां बजाने लगीं। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा। दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थीं।
दरवाजे के नीचे से आ गई हैं, माँ बोली। मैंने दरवाजे के नीचे देखा। सचमुच दरवाजों के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। अब तो पिताजी गौरैयों पर पिल पड़े। उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूंस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा नहीं रह जाए, और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़ियां ची ची करती फिर बाहर निकल गईं, पर थोड़ी ही देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थीं। अब की बार वे रोशनदान में से आ गई थीं, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे। अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। क्या मतलब? मैं कालीन बर्बाद करवा लूं? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूंस दिया और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठीं। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा। चिड़ियां वहां पर नहीं थीं। मैंने समझ लिया कि उन्हें अक्ल आ गई होगी। अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। इस पृष्ठ में एक तस्वीर दी गई है जिसमें पिताजी के हाथ में लाठी है और ऊपर दो गौरैया भी उड़ रही हैं। पृष्ठ संख्या 17। दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थीं और मजे से बैठी मल्हार गा रही थीं। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज यही होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है? पिताजी बार बार कहें, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूं, पर आखिर वो भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वो कहने लगे कि वो गौरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे, और वो फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर को खींचा। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। चलो, दो तिनके तो निकल गए, माँ हंसकर बोली। अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैया नजर आईं। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थीं। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थीं, कुछ कुछ काली पड़ गई थीं। अब वे
चहक भी नहीं रही थीं। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खिंचता चला आने लगा। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें बच्चे के पास बिल्ली बैठी है और बच्चे के सामने की दीवार पर गौरैया बैठी है। बच्चा गौरैया को देख रहा है। पृष्ठ संख्या 18। फिर वह खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे और थिगलियां लाठी के सिरे पर लिपटने लगीं। तभी सहसा जोर की आवाज आई, ची 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 ची। पिताजी के हाथ ठिठक गए। ये क्या गौरैया लौट आई हैं? मैंने झट से बाहर की ओर देखा। नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थीं। ची 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 ची। फिर आवाज आई। मैंने ऊपर देखा। पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थीं और ची ची किए जा रही थीं। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही 2 गौरैया। वे अभी भी झांके जा रही थीं और ची ची करके मानो अपना परिचय दे रही थीं। हम आ गई हैं। हमारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया है और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाफ हाफ कर चिल्लाए जा रही थीं और अपने माँ बाप को बुला रही थीं। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और ची ची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख कर केवल मुस्कुराते रहे। कथाकार भीष्म साहनी जी की ये कहानी आपने सुनी। एक चित्र है जिसमें घोंसले में 2 चिड़ियां और 2 उनके छोटे बच्चे मुंह खोलकर बोल रहे हैं। यहाँ लेखक से परिचय भी सुनिए। भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के लेखक थे। उन्होंने अपनी कहानियों में देश विभाजन और मानवीय मूल्यों की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास तमस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया था। बच्चों के लिए उन्होंने गुलेल का खेल आदि कई कहानियां लिखी हैं। यहाँ पर भीष्म साहनी जी के नाम से जारी डाक टिकट का चित्र दिया गया है। उनका जन्म वर्ष 1915 और उनका मृत्यु वर्ष 2003 है।
पृष्ठ संख्या 19। पाठ से। आइए अब हम इस कहानी को थोड़ी और स्पष्टता से समझते हैं। दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से का दिए गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। पहला, पिताजी ने कहा कि घर सराय बना हुआ है क्योंकि घर की बनावट सराय जैसी बहुत विशाल है। घर में विभिन्न पक्षी और जीव जंतु रहते हैं। पिताजी और माँ घर के मालिक नहीं हैं। घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते हैं। इन 4 विकल्पों में से जो उपयुक्त उत्तर लगे वहां आपको तारा बनाना है। दूसरा प्रश्न, कहानी में घर के असली मालिक किसे कहा गया है? 4 विकल्प प्रस्तुत हैं। पहला, माँ और पिताजी को जिनका वह मकान है। लेखक को जिसने यह कहानी लिखी है। जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते थे। मेहमानों को जो लेखक से मिलने आते थे। तीसरा प्रश्न, गौरैयों के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रियाएं कैसी थीं? दोनों ने खुशी से घर में उनका स्वागत किया। पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने मना किया। दोनों ने मिलकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। माँ ने उन्हें निकालने के लिए कहा, लेकिन पिताजी ने घर में रहने दिया। चौथा प्रश्न, माँ बार-बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती और मजाक करती थीं। इससे क्या पता चलता है? 4 विकल्प। माँ चाहती थी कि गौरैया घर से भगाई ना जाएं। माँ को पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते थे। माँ को गौरैयों की गतिविधियों पर हंसी आ जाती थी। माँ को दूसरों पर हंसना और उपहास करना अच्छा लगता था। इस पृष्ठ पर दिए गए चित्र में एक बिल्ली है। अलगनी पर कपड़े सूख रहे हैं और उन पर 2 चिड़ियां बैठी हैं। इस चित्र में सीढ़ियां भी हैं जिस पर रखे गमले में नागफनी का पौधा लगा है। पृष्ठ संख्या 20। पांचवा प्रश्न, कहानी में गौरैयों के बार-बार लौटने को जीवन के किस पहलू से जोड़ा जा सकता है? 4 विकल्प हैं। दूसरों पर निर्भर रहना, असफलताओं से हार मान लेना, अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना, संघर्ष को छोड़कर नए रास्ते अपनाना। खा, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग-अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। मिलकर करें मिलान। का, पाठ में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने 2-2 अर्थ दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सबसे उपयुक्त अर्थ से मिलाइए।
क्रम संख्या 1। वाक्य: वो शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। 2 अर्थ हैं जिसमें से कोई सही अर्थ आपको चुनना है और मिलान करना है। पहला अर्थ है, पक्षियों का शोर बहुत तेज होता है, लेकिन लोग उसे संगीत की तरह सराहते हैं। दूसरा अर्थ, पिताजी को पक्षियों का चहकना शोर जैसा लगता था, लेकिन लोगों को वह संगीत जैसा लगता था। वाक्य 2। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। 2 अर्थ हैं जिसमें से कोई सही अर्थ आपको चुनना है और मिलान करना है। पहला अर्थ है, आम के पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी हर समय निवास करते हैं। दूसरा अर्थ है, पक्षी पेड़ पर तंबू लगाकर रहते हैं, जैसे किसी मेले में डेरा डाला जाता है। सही अर्थ का मिलान करना होगा। तीसरा वाक्य है, वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। अर्थ 1, पिताजी की भागदौड़ और शोर इतना होता है कि घर के चूहे चैन से सो नहीं पाते। अर्थ 2, चूहों की भागदौड़ और शोर इतना होता है कि घर के लोग चैन से सो नहीं पाते। वाक्य 4, वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही हैं। अर्थ 1, पिताजी माँ का मजाक समझ जाते हैं। अर्थ 2, पिताजी को ऐसा भ्रम होने लगता है कि माँ उनकी चेष्टाओं का उपहास कर रही हैं। वाक्य 5, पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। अर्थ 1, पिताजी ने लाठी एक ओर रख दी और गर्व से विजयी मुद्रा में बैठ गए। अर्थ 2, पिताजी की छाती और सांस फूलने लगी और उन्होंने लाठी एक ओर रख दी। वाक्य 6, इतने में रात पड़ गई। अर्थ 1, रात किसी भारी चीज की तरह ऊपर से गिर पड़ी। अर्थ 2, कहानी की घटनाओं के बीच धीरे धीरे रात हो गई और अंधेरा छा गया। वाक्य 7, जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थीं और मजे से बैठी मल्हार गा रही थीं। अर्थ 1, गौरैया फिर से लौट आई थीं और शांत व प्रसन्न भाव से चहचहा रही थीं, जैसे कोई राग गा रही हों। अर्थ 2, गौरैया शास्त्रीय संगीत का अभ्यास कर रही थीं और राग मल्हार गा रही थीं। पृष्ठ संख्या 21। खा, अपने उत्तर को अपने मित्रों के उत्तर से मिलाइए और विचार कीजिए कि आपने कौन से अर्थ का चुनाव किया है और क्यों। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां दी गई हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक सुनिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। का, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। खा, एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी,
तो घर छोड़ देंगी। गा, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। सोच विचार के लिए पाठ को पुनः ध्यान से सुनिए, पता लगाइए और लिखिए। का, आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा? घर पर रहने आई गौरैया, माँ, पिताजी, लेखक या कोई अन्य प्राणी? आपको उसकी कौन-कौन सी बातें अच्छी लगी और क्यों? खा, लेखक के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया? उसने घोंसला वहीं क्यों बनाया होगा? ग, क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी भी मनुष्यों के समान परिवार और घर का महत्व समझते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कहानी से उदाहरण दीजिए। घा, अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूं। इस कथन से पिताजी के स्वभाव के कौन से गुण उभर कर आते हैं? अंगा, कहानी में गौरैयों के व्यवहार में कब और कैसा बदलाव आया? ये बदलाव क्यों आया? संकेत, कहानी में खोजिए कि उन्होंने गाना कब बंद कर दिया। चा, कहानी में गौरैया ने किन-किन स्थानों से घर में प्रवेश किया था? सूची बनाइए। छा, इस कहानी को कौन सुना रहा है? आपको ये बात कैसे पता चली? जा, माँ बार-बार क्यों कह रही होंगी कि गौरैया घर छोड़कर नहीं जाएंगी? इस पृष्ठ पर आसमान में उड़ती गौरैयों का चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 22, अनुमान और कल्पना से। का, कल्पना कीजिए कि आप उस घर में रहते हैं जहां चिड़िया अपना घर बना रही हैं। अपने घर में उन्हें देखकर आप क्या करते? खा, मान लीजिए कि कहानी में चिड़िया नहीं, बल्कि नीचे दिए गए प्राणियों में से कोई एक प्राणी घर में घुस गया है। ऐसे में घर के लोगों का व्यवहार कैसा होगा? क्यों? प्राणियों के नाम दिए गए हैं: चूहा, कुत्ता, मच्छर, बिल्ली, कबूतर, कॉकरोच, तितली, मक्खी। गा, मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। लेखक को विस्मय या हैरानी किसे देखकर हुई? उसे विस्मय क्यों हुआ होगा? घा, माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। माँ ने गौरैयों को निकालने में पिताजी की सहायता क्यों नहीं की होगी? अंगा, एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। लेखक ने चूहे के विशेष व्यवहार से अनुमान लगाया कि उसे सर्दी लगती होगी। आप भी किसी एक अपरिचित व्यक्ति
या प्राणी के व्यवहार को ध्यान से देखकर अनुमान लगाइए कि वो क्या सोच रहा होगा, क्या करता होगा या वह कैसा व्यक्ति होगा आदि। संकेत: आपको उसके व्यवहार पर ध्यान देना है, उसके रंग रूप या वेशभूषा पर नहीं। चा पिताजी कहते हैं कि ये घर सराय बना हुआ है। सराय और घर में कौन-कौन से अंतर होते होंगे? संवाद और अभिनय। यहाँ दी गई स्थितियों के लिए अपने समूह में मिलकर अपनी कल्पना से संवाद लिखिए और बातचीत को अभिनय द्वारा प्रस्तुत कीजिए। का वे अभी भी झांके जा रही थीं और ची ची करके मानो अपना परिचय दे रही थीं। हम आ गई हैं। हमारे माँ बाप कहाँ हैं? नन्ही नन्ही दो गौरैया क्या क्या बोल रही होंगी? खा चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही थीं कि ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है? घोंसले से झांकती गौरैया क्या क्या बातें कर रही होंगी? गा एक दिन दो गौरैया सीधी अंदर घुस आईं और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगीं। जब उन्होंने पहली बार घर में प्रवेश किया तो उन्होंने आपस में क्या बातें की होंगी? कहा उनके माँ-बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और ची ची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। गौरैयों और उनके बच्चों ने क्या-क्या बातें की होंगी? इस पृष्ठ पर दाईं ओर ऊपर की तरफ चित्र में एक चूहा है और नीचे की तरफ दीवार से उड़ती हुई दो गौरैयों का चित्र है। पृष्ठ संख्या 23। बदली कहानी। मान लीजिए कि घोंसले में अंडों से बच्चे ना निकले होते, ऐसे में कहानी आगे कैसे बढ़ती? ये बदली हुई कहानी लिखिए। कहने के ढंग / क्रिया विशेषण। माँ खिलखिलाकर हंस दी। इस वाक्य में खिलखिलाकर शब्द बता रहा है कि माँ कैसे हंसी थी। कोई कार्य कैसे किया गया है, इसे बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। खिलखिलाकर भी एक क्रिया विशेषण शब्द है। अब दिए गए रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मन से वाक्य बनाइए। का पिताजी ने झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है? इस वाक्य में झिड़क कर शब्द रेखांकित है। आप इस शब्द का प्रयोग करते हुए अपना वाक्य बनाइए। खा देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो। माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। इस वाक्य में गंभीरता शब्द रेखांकित है। इस शब्द से अपने मन का वाक्य बनाइए। गा किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। उन्होंने गुस्से में कहा। इस वाक्य में गुस्से शब्द रेखांकित है। अपने मन से गुस्से शब्द का प्रयोग करते हुए
एक वाक्य बनाइए। अब आप इनसे मिलते जुलते कुछ और क्रिया विशेषण शब्द सोचिए और उनका प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाइए। संकेत: धीरे से, जोर से, अटकते हुए, चिल्लाकर, शर्माकर, सहमकर, फुसफुसाते हुए आदि। घर के प्राणी। कहानी में आपने पढ़ा कि लेखक के घर में अनेक प्राणी रहते थे। लेखक ने उनका वर्णन ऐसे किया है जैसे वे भी मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हैं। कहानी में से चुनकर उन प्राणियों की सूची बनाइए और बताइए कि वे मनुष्यों जैसे कौन-कौन से काम करते थे। का, बिल्ली फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। खा, गा, घा, अंगा 4 वाक्य बनाने के लिए रिक्त स्थान दिया गया है। आपको नए वाक्य बनाने हैं और बताना है कि वे प्राणी मनुष्यों जैसे कौन-कौन से काम करते थे। इस पृष्ठ पर 2 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में औरत खिलखिलाकर हंस रही है और दूसरे चित्र में बिल्ली बैठी हुई है। पृष्ठ संख्या 24। हेर फेर मात्रा का। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। इस वाक्य में और शब्द रेखांकित है, और शब्द भी रेखांकित है। और शब्द में औ की मात्रा है, और शब्द में ओ की मात्रा है। मात्रा का हेरफेर इस वाक्य से दिखाई दे रहा है। वाक्य को दोबारा सुनिए। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। उड़ा शब्द रेखांकित है और उड़ शब्द भी रेखांकित है। आ की मात्रा का हेर फेर है। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। आपने ध्यान दिया होगा कि शब्द में एक मात्रा भर के अंतर से उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब दिए गए शब्दों की मात्राओं और अर्थों के अंतर पर ध्यान दीजिए। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मन से वाक्य बनाइए। नाच, नाचा, नचा। हार, हरा, हारा। पिता, पीता। चूक, चुक। नीचा, नीचे। सहसा, साहस। वाद विवाद। कहानी में माँ द्वारा कही गई कुछ बातें यहाँ दी गई हैं। अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जातीं। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब यहाँ से नहीं जाएंगी। कक्षा में एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए। वाद विवाद का विषय है माँ चिड़ियों को घर से निकालना चाहती थीं। कक्षा में आधे समूह इस कथन के पक्ष में और आधे समूह इसके विपक्ष में तर्क देंगे। कहानी की रचना। कमरे में
फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख-देख कर केवल मुस्कुराते रहे। इस पंक्ति में बताया गया है कि पिताजी का दृष्टिकोण कैसे बदल गया। इस प्रकार यह विशेष वाक्य है। इस तरह के वाक्यों से कहानी और अधिक प्रभावशाली बन जाती है। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है। चित्र में घर के बाहर कुत्ता सोया है, गमले के पौधे पर चिड़िया बैठी है, सीढ़ियों की रेलिंग पर बिल्ली खड़ी है, आसमान में चिड़िया उड़ रही है और खिड़की से चूहा झांक रहा है। घर के दरवाजे पर नीले पर्दे लगे हैं। पृष्ठ संख्या 25 का आपको इस कहानी में ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी। उन्हें अपने समूह के साथ मिलकर ढूंढिए और उनकी सूची बनाइए। खा इस कहानी की कुछ विशेषताओं को यहाँ पर दिया गया है। इनके उदाहरण कहानी में से चुनकर लिखिए। आपकी बात, कहानी की विशेषताएं। पहला वाक्य, किसी बात को कल्पना से बढ़ा चढ़ाकर कहना। कहानी में से उदाहरण दिया गया है जो यहाँ प्रस्तुत है। सुनिए। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं, वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। कहानी की दूसरी विशेषता, हास्य यानी हंसी मजाक का उपयोग किया जाना। दूसरे स्तंभ में स्थान रिक्त है। आप कहानी में से उदाहरण यहाँ प्रस्तुत करें। तीसरी विशेषता, सोचा कुछ और हुआ कुछ और। इसका भी उदाहरण कहानी से चुनें। चौथा वाक्य, दूसरों के मन के भावों का अनुमान लगाना। पांचवा, किसी की कही बात को उसी के शब्दों में लिखना। छठा, किसी प्राणी या उसके कार्य को कोई अन्य नाम देना। सातवां, किसने किससे कोई बात कही, यह सीधे सीधे बताए बिना उस संवाद को लिखना। जो वाक्य आपने सुने, कहानी में से उदाहरण देकर उन वाक्यों के सामने लिखिए। पाठ से आगे का, गौरैयों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांककर देखा और दोनों एक साथ ची ची करने लगीं। आपने अपने घर के आसपास पक्षियों को क्या-क्या करते देखा है? उनके व्यवहार में आपको कौन-कौन से भाव दिखाई देते हैं? खा, कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख-देख कर केवल मुस्कुराते रहे। कहानी के अंत में पिताजी गौरैयों का अपने घर में रहना स्वीकार कर लेते हैं। क्या आप भी कोई स्थान या वस्तु किसी अन्य के साथ साझा करते हैं? उनके बारे में बताइए। साझेदारी में यदि कोई समस्या आती है तो उसे कैसे हल करते हैं? गा, परिवार के लोग गौरैयों को घर से बाहर भगाने की कोशिश करते हैं, किंतु गौरैयों के बच्चों के कारण उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी को देखकर
या किसी से मिलकर आपका दृष्टिकोण बदल गया हो। पृष्ठ संख्या 26। चिड़ियों का घोंसला। घोंसला बनाना चिड़ियों के जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। विभिन्न पक्षी अलग-अलग तरह के घोंसले बनाते हैं। इन घोंसलों में वे अपने अंडे देते हैं और अपने चूजों को पालते हैं। का अपने आसपास विभिन्न प्रकार के घोंसले ढूंढिए और उन्हें ध्यान से देखिए और यहाँ दी गई तालिका को पूरा कीजिए। सावधानी, उन्हें हाथ ना लगाएं, अन्यथा पक्षियों, उनके अंडों और आपको भी खतरा हो सकता है। यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें 5 कॉलम हैं। पहला कॉलम क्रम संख्या का है। दूसरा कॉलम घोंसले को आपने कहाँ देखा यह लिखना है। तीसरा घोंसला किन चीजों से बनाया गया था। चौथा घोंसला खाली था या नहीं। और पांचवा अंतिम घोंसला किस पक्षी का था। आपको ये तालिका पूरी करनी है। आप इस तालिका को पूरा करें। खा विभिन्न पक्षियों के घोंसलों के संबंध में एक प्रस्तुति तैयार कीजिए। उसमें आप चाहें तो उनके चित्र और थोड़ी रोचक जानकारी सम्मिलित कर सकते हैं। मल्हार। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थीं और मजे से बैठी मल्हार गा रही थीं। मल्हार भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक प्रसिद्ध राग का नाम है। यह राग वर्षा ऋतु से जुड़ा है। आप जानते ही हैं कि आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक का नाम मल्हार भी इसी राग के नाम पर है। यहाँ दी गई इंटरनेट की कड़ियों के माध्यम से राग मल्हार को सुनिए और उसका आनंद लीजिए। https://www.youtube.com/watch V बराबर 3 स्मॉल I कैपिटल Q कैपिटल H स्मॉल E 2 स्मॉल h कैपिटल I कैपिटल J कैपिटल G कैपिटल M https://www.youtube.com/watch V बराबर स्मॉल p कैपिटल H स्मॉल v कैपिटल X कैपिटल F कैपिटल A स्मॉल h कैपिटल Q स्मॉल t स्मॉल p कैपिटल I और अंतिम https://www.youtube.com/watch V बराबर 7 कैपिटल K 3 कैपिटल S कैपिटल Y कैपिटल X 8 कैपिटल T कैपिटल H स्मॉल k स्मॉल w। पृष्ठ संख्या 27। हास्य व्यंग्य। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। माँ ने व्यंग्य से कहा। आप समझ गए होंगे इस वाक्य में माँ ने पिताजी से कहा है कि वे चिड़ियों को नहीं निकाल सकते। इस प्रकार से कही गई बात को व्यंग्य करना कहते हैं। व्यंग्य का अर्थ होता है हंसी मजाक या उपहास के माध्यम से किसी कमी, बुराई
या विडंबना को उजागर करना। व्यंग में बात को सीधे ना कहकर उल्टा या संकेतात्मक ढंग से कहा जाता है ताकि उसमें चुटकीलापन भी हो और गंभीर सोच की संभावना भी बनी रहे। अनेक बार व्यंग में हास्य भी छिपा होता है। का आपको इस कहानी में कौन-कौन से वाक्य सुनकर हंसी आई? उन वाक्यों को चुनकर लिखिए। खा अब चुने हुए वाक्यों में से कौन-कौन से वाक्य व्यंग्य कहे जा सकते हैं, उन पर सही का चिन्ह लगाइए। आज की पहेली। यहाँ दिए गए चित्र पहेली में बिल्ली को चूहे तक पहुंचाइए। दिए गए चित्र में एक कोने पर नीचे की ओर बिल्ली है और दूसरे कोने पर दाईं तरफ ऊपर की तरफ चूहा है। बिल्ली से चूहे तक का रास्ता आपको खोजना है और बिल्ली को चूहे तक पहुंचाना है। इस पृष्ठ पर दाईं तरफ ऊपर की ओर एक और चित्र बना हुआ है जिसमें एक संदूक है, उसके ऊपर एक छोटा सा स्टूल है, एक चूहा स्टूल के ऊपर बैठा है और दो चूहे नीचे संदूक के पास बैठे हुए हैं। पृष्ठ संख्या 28। झरोखे से। दो गौरैया कहानी में आपने पढ़ा कि दो गौरैया लेखक के घर में बिन बुलाए अतिथि की तरह आ जाती हैं। पिछले कई वर्षों से गांव नगरों में इन नन्ही चिड़ियों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। इसलिए भारत सरकार ने इनके संरक्षण के लिए 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस घोषित किया है। आइए पढ़ते हैं विश्व गौरैया दिवस पर प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा प्रकाशित लेख का एक अंश। कभी बहुतायत में पाई जाने वाली घरेलू गौरैया अब कई जगहों पर एक दुर्लभ दृश्य और रहस्य बन गई है। इन छोटे प्राणियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनकी रक्षा करने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। भारत में गौरैया सिर्फ पक्षी नहीं है, वे साझा इतिहास और संस्कृति का प्रतीक हैं। हिंदी में गौरैया, तमिल में कुर्वी और उर्दू में चिड़िया जैसे कई नामों से जानी जाने वाली गौरैया पीढ़ियों से दैनिक जीवन का हिस्सा रही हैं। उनकी महत्ता के बावजूद गौरैया तेजी से लुप्त हो रही हैं। इस गिरावट के कई कारण हैं। सीसा रहित पेट्रोल के उपयोग से जहरीले यौगिक पैदा हुए हैं, जो उन कीटों को नुकसान पहुंचाते हैं जिन पर गौरैया भोजन के लिए निर्भर हैं। शहरीकरण ने उनके प्राकृतिक घोंसले के स्थान भी छीन लिए हैं। आधुनिक इमारतों में वे स्थान नहीं होते जहां गौरैया घोंसला बना सकें, जिससे उनके बच्चों को पालने के लिए जगह कम हो गई है। साभार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिस पर विश्व गौरैया दिवस है। 20 मार्च की तिथि लिखी है और कई गौरैया डाल पर बैठी हैं। साझी समझ। यहाँ दी गई इंटरनेट कड़ी का प्रयोग कर इस लेख को पूरा पढ़िए और कक्षा में चर्चा कीजिए। https://
www.pibin.gov.in/press-release-page.aspx प्रश्न चिन्ह कैपिटल P, कैपिटल R, कैपिटल I, कैपिटल D बराबर 211237 पृष्ठ संख्या 29 पढ़ने के लिए मित्र लाभ दक्षिण देश के एक प्रांत में महिलारोप्य नाम का एक नगर था। वहां एक विशाल वट वृक्ष की शाखाओं पर लघु पतनक नाम का कौआ रहता था। एक दिन वो अपने आहार की चिंता में शहर की ओर चला ही था कि उसने देखा कि एक फटे पांव और बिखरे बालों वाला भयंकर व्याध उधर ही चला आ रहा है। कौवे को उसे देखकर वृक्ष पर रहने वाले अन्य पक्षियों की चिंता हुई। उन्हें व्याध के चंगुल से बचाने के लिए वो पीछे लौट पड़ा और वहां सब पक्षियों को सावधान कर दिया और कहा कि जब ये व्याध वृक्ष के पास भूमि पर अनाज के दाने बिखेरे, तब कोई भी पक्षी उन्हें चुगने के लालच से ना जाए। उन दानों को कालकूट की तरह जहरीला समझे। कौआ अभी यह कह ही रहा था कि व्याध ने वट वृक्ष के नीचे आकर दाने बिखेर दिए और स्वयं दूर जाकर झाड़ी के पीछे छिप गया। पक्षियों ने भी लघु पतनक का उपदेश मानकर दाने नहीं चुगे। वे उन दानों को हलाहल विष की तरह मानते रहे। किंतु इसी बीच में व्याध के सौभाग्य से कबूतरों का राजा चित्रग्रीव अपने हजारों अनुचरों के सहित उड़ता हुआ वहां आया। लघु पतनक ने उन्हें भी चेतावनी दी, परंतु वह भूमि पर बिखरे हुए उन दानों को चुगने की लालसा को ना रोक सका। परिणाम ये हुआ कि वो अपने परिजनों समेत जाल में फंस गया। लोभ का यही परिणाम होता है। लोभ से विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। जाल में फंसने के बाद चित्रग्रीव ने अपने साथी कबूतरों को समझाया कि वे डरे नहीं और एकजुट होकर पूरी शक्ति से जाल समेत उड़कर व्याध की दृष्टि से ओझल हो जाएं तो बच जाएंगे। तत्पश्चात सब कबूतर जाल लेकर उड़ गए और व्याध देखता रह गया। लघु पतनक ने जब ये देखा तो वो कौतूहलवश कबूतरों के पीछे पीछे उड़ने लगा। व्याध जब दूर हो गया, तब चित्रग्रीव ने अपने साथियों से कहा, व्याध तो लौट गया, अब चिंता की कोई बात नहीं। चलो हम महिलारोप्य शहर के पूर्वोत्तर भाग की ओर चलें। वहां मेरा घनिष्ठ मित्र हिरण्यक नाम का चूहा रहता है। उससे हम अपने जाल को कटवा लेंगे। तभी हम आकाश में स्वच्छंद घूम सकेंगे। वहां हिरण्यक नाम का चूहा अपने 1000 बिलों वाले दुर्ग में रहता था, इसीलिए उसे डर नहीं लगता था। चित्रग्रीव ने उसके द्वार पर पहुंचकर पुकारा, मित्र हिरण्यक, शीघ्र आओ, मुझ पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। उसकी आवाज सुनकर हिरण्यक ने
अपने ही बिल में छिपे छिपे प्रश्न किया, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? क्या प्रयोजन है? इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें कई पक्षी मिलकर जाल को लेकर उड़ रहे हैं। इस पृष्ठ के दाईं ओर ऊपर की तरफ एक डाल पर एक कौवा बैठा हुआ है। पृष्ठ संख्या 30। इस पृष्ठ पर ऊपर की तरफ एक चित्र दिया गया है। चित्र में कौवा चित्रग्रीव एक चट्टान पर है और मित्र चूहे को आवाज लगाता है। चूहा अपनी गुफा से बाहर निकल रहा है और कुछ बात करते हुए दिखाई दे रहा है। चित्रग्रीव ने कहा, मैं तुम्हारा मित्र चित्रग्रीव हूं। तुम जल्दी बाहर आओ, मुझे तुमसे विशेष काम है। ये सुनकर हिरण्यक प्रफुल्लित होकर अपने बिल से बाहर आया। अपने मित्र चित्रग्रीव को साथियों सहित जाल में फंसा देखकर दुखित स्वर में बोला, मित्र, ये क्या हो गया तुम्हें? चित्रग्रीव ने कहा, जीभ के लालच से हम जाल में फंस गए। तुम हमें जाल से मुक्त कर दो। हिरण्यक जब चित्रग्रीव के जाल का धागा काटने लगा, तब उसने कहा, पहले मेरे साथियों के बंधन काट दो, बाद में मेरे काटना। हिरण्यक, तुम इन सबके नायक हो। पहले अपने बंधन कटवा लो, साथियों के पीछे कटवाना। चित्रग्रीव कहता है, वे मेरे अनुचर हैं, अपने घर-बार को छोड़कर मेरे साथ आए हैं। मेरा धर्म है कि पहले इनकी सुख सुविधा को दृष्टि में रखूं। हिरण्यक चित्रग्रीव की ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सबके बंधन काटकर चित्रग्रीव से कहा, मित्र, अब अपने घर जाओ। विपत्ति के समय फिर मुझे याद करना। उन्हें भेजकर हिरण्यक चूहा अपने बिल में घुस गया। चित्रग्रीव भी मित्रों सहित अपने घर चला गया। लघुपतनक कौवा यह सब दूर से देख रहा था। हिरण्यक के कौशल और उसकी सज्जनता पर मुग्ध हो गया। उसने मन ही मन सोचा, यद्यपि मेरा स्वभाव है कि मैं किसी का विश्वास नहीं करता, किसी को अपना हितैषी नहीं मानता, तथापि इस चूहे के गुणों से प्रभावित होकर मैं इसे अपना मित्र बनाना चाहता हूं। यह सोचकर हिरण्यक के बिल के दरवाजे पर जाकर चित्रग्रीव के समान ही आवाज बनाकर हिरण्यक को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर हिरण्यक ने सोचा, ये कौन सा कबूतर है? क्या इसके बंधन कटने शेष रह गए हैं? पृष्ठ संख्या 31। हिरण्यक ने पूछा, तुम कौन हो? लघुपतनक, मैं लघुपतनक नाम का कौवा हूं। हिरण्यक, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम अपने घर चले जाओ। लघुपतनक, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, एक बार दर्शन तो दे दो। हिरण्यक, मुझे तुम्हें दर्शन देने का कोई प्रयोजन दिखाई नहीं देता। लघुपतनक, चित्रग्रीव के बंधन काटते देखकर मुझे तुमसे बहुत प्रेम हो गया है। कभी मैं भी बंधन में पड़ जाऊंगा तो तुम्हारी सेवा में आना पड़ेगा। हिरण्यक, तुम भोक्ता हो, मैं तुम्हारा भोजन हूं, हम में प्रेम कैसा? जाओ, दो प्रकृति से विरोधी जीवों में मैत्री नहीं हो सकती। लघुपतनक, हिरण्यक,
मैं तुम्हारे द्वार पर मित्रता की भीख लेकर आया हूं। तुम मैत्री नहीं करोगे तो यहीं प्राण दे दूंगा। हिरण्यक, हम सहज वैरी हैं। हम में मैत्री नहीं हो सकती। लघुपतनक, मैंने तो कभी तुम्हारे दर्शन भी नहीं किए। हम में वैर कैसा? हिरण्यक, वैर दो तरह का होता है, सहज और कृत्रिम। तुम मेरे सहज वैरी हो। लघुपतनक, मैं दो तरह के वैरों का लक्षण सुनना चाहता हूं। हिरण्यक, जो वैर कारण से हो वो कृत्रिम होता है। कारणों से ही उस वैर का अंत भी हो सकता है। स्वाभाविक वैर निष्कारण होता है, उसका अंत हो ही नहीं सकता। लघुपतनक ने बहुत अनुरोध किया, किंतु हिरण्यक ने मैत्री के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तब लघुपतनक ने कहा, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास ना हो तो तुम अपने बिल में छिपे रहो। मैं बिल के बाहर बैठा बैठा ही तुमसे बातें कर लिया करूंगा। हिरण्यक ने लघुपतनक की ये बात मान ली, किंतु लघुपतनक को सावधान करते हुए कहा, कभी मेरे बिल में प्रवेश करने की चेष्टा मत करना। कौआ इस बात को मान गया। उसने शपथ ली कि कभी वह ऐसा नहीं करेगा। तब से वे दोनों मित्र बन गए। नित्य प्रति परस्पर बातचीत करते थे। दोनों के दिन बड़े सुख से कट रहे थे। कौआ कभी-कभी इधर-उधर से अन्न संग्रह करके चूहे को भेंट में भी दे देता था। मित्रता में ये आदान प्रदान स्वाभाविक था। धीरे-धीरे दोनों की मैत्री घनिष्ठ होती गई। दोनों एक क्षण भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। पृष्ठ संख्या 32। बहुत दिन बाद एक दिन आंखों में आंसू भरकर लघुपतनक ने हिरण्यक से कहा, मित्र, अब मुझे इस देश से विरक्ति हो गई है, इसलिए दूसरे देश में चला जाऊंगा। कारण पूछने पर उसने कहा, इस देश में अनावृष्टि के कारण दुर्भिक्ष पड़ गया है। लोग भूखे मर रहे हैं। एक दाना भी नहीं रहा। घर घर में पक्षियों के पकड़ने के लिए जाल बिछ गए हैं। मैं तो भाग्य से ही बच गया। ऐसे देश में रहना ठीक नहीं है। हिरण्यक, कहां जाओगे? लघुपतनक, दक्षिण दिशा की ओर एक तालाब है। वहां मंथरक नाम का एक कछुआ रहता है। वो भी मेरा वैसा ही घनिष्ठ मित्र है जैसे तुम हो। उसकी सहायता से मुझे पेट भरने योग्य अन्न मांस आदि अवश्य मिल जाएगा। हिरण्यक, यही बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। लघुपतनक, किंतु मैं तो आकाश में उड़ने वाला हूं। मेरे साथ तुम कैसे जाओगे? हिरण्यक, मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर वहां ले चलो। लघुपतनक ये बात सुनकर प्रसन्न हुआ। हिरण्यक चूहा लघुपतनक कौवे की पीठ पर बैठ गया। दोनों आकाश में उड़ते हुए तालाब के किनारे पहुंचे। मंथरक ने जब देखा कि कोई कौवा चूहे को पीठ पर बिठाकर आ रहा है, तो वो डर के मारे पानी में घुस गया। लघुपतनक को उसने पहचाना नहीं। तब लघुपतनक हिरण्यक को
थोड़ी दूर छोड़कर पानी में लटकती हुई शाखा पर बैठकर जोर-जोर से पुकारने लगा, मंथरक, मंथरक, मैं तुम्हारा मित्र लघुपत्नक आया हूँ, आकर मुझसे मिलो। लघुपत्नक की आवाज सुनकर मंथरक प्रसन्न होकर बाहर आया। हिरण्यक भी तब वहां आ गया और मंथरक को प्रणाम करके वहीं बैठ गया। मंथरक कछुआ, लघुपत्नक कौआ और हिरण्यक चूहा वहां बैठे-बैठे बातें कर रहे थे कि वहां चित्रांग नाम का हिरन कहीं से दौड़ता हांफता आ गया। एक व्याध उसका पीछा कर रहा था। उसे आता देखकर कौआ उड़कर वृक्ष की शाखा पर बैठ गया। हिरण्यक पास के बिल में घुस गया और मंथरक तालाब के पानी में जा छिपा। कौवे ने हिरन को अच्छी तरह देखने के बाद मंथरक से कहा, मित्र मंथरक, यह हिरन पानी पीने के लिए तालाब पर आया है। मंथरक, ये हिरन बार-बार पीछे मुड़कर देख रहा है और डरा हुआ सा है, इसलिए ये प्यासा नहीं, बल्कि व्याध के डर से भागा हुआ है। देखो तो सही, इसके पीछे व्याध आ रहा है या नहीं। पृष्ठ संख्या 33। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है। चित्र में हिरन जाल में बंधा हुआ है, उसके पास चूहा बैठा है, सामने चट्टान पर कौवा है और ठीक सामने कछुआ है। दोनों की बात हिरन ने सुन ली और बोला, मंथरक, मेरे भय का कारण तुम जान गए हो। मैं व्याध के बाणों से डरकर बड़ी कठिनाई से यहाँ पहुंच पाया हूँ। तुम मेरी रक्षा करो। अब तुम्हारी शरण में हूँ। मुझे कोई ऐसी जगह बतलाओ जहाँ व्याध ना पहुंच सके। मंथरक ने हिरन को घने जंगलों में भाग जाने की सलाह दी, किंतु लघुपत्नक ने ऊपर से देखकर बतलाया कि व्याध दूसरी दिशा में चला गया है, इसलिए अब डर की कोई बात नहीं है। अब चित्रांग की भी लघुपत्नक, हिरण्यक और मंथरक से गाढ़ी मित्रता हो गई। एक दिन हिरन घूमता हुआ जंगल में चला गया और शाम तक वापस नहीं लौटा। उसके तीनों मित्रों को संदेह होने लगा कि कहीं वो व्याध के जाल में ना फंस गया हो अथवा शेर, बाघ आदि ने उस पर हमला ना कर दिया हो। घर में बैठे स्वजन अपने प्रवासी प्रियजनों के संबंध में सदा शंकित रहते हैं। बहुत देर तक भी चित्रांग हिरन नहीं आया तो मंथरक कछुए ने लघुपत्नक कौवे को जंगल में जाकर हिरन को खोजने की सलाह दी। लघुपत्नक ने कुछ दूर जाकर देखा कि वहां चित्रांग एक जाल में बंधा हुआ है। लघुपत्नक उसके पास गया। उसे देखकर चित्रांग की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, अब मेरी मृत्यु निश्चित है। अंतिम समय में तुम्हारे दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। प्राण विसर्जन के समय मित्र दर्शन बड़ा सुखद होता है। मेरे अपराध क्षमा करना। लघुपत्नक ने धीरज बंधाते हुए कहा, घबराओ मत, मैं अभी हिरण्यक चूहे को बुला लाता हूँ। वो तुम्हारे जाल काट देगा। ये कहकर वो हिरण्यक के पास चला गया और शीघ्र ही उसे पीठ पर बिठाकर ले आया।
हिरण्यक अभी जाल काटने की सोच ही रहा था कि लघुपतनक ने वृक्ष के ऊपर से किसी को देखकर कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ। पृष्ठ संख्या 34। हिरण्यक ने पूछा, क्या कोई व्याध आ रहा है? लघुपतनक, नहीं, व्याध तो नहीं, किंतु मंथरक कछुआ इधर चला आ रहा है। हिरण्यक, तब तो खुशी की बात है, दुखी क्यों होते हो? लघुपतनक, दुखी इसलिए होता हूं कि व्याध के आने पर मैं ऊपर उड़ जाऊंगा। हिरण्यक बिल में घुस जाएगा। चित्रांग भी छलांगे मारकर घने जंगल में घुस जाएगा। लेकिन मंथरक कैसे अपनी जान बचाएगा? यही सोचकर चिंतित हो रहा हूं। मंथरक के वहां आने पर हिरण्यक ने मंथरक से कहा, मित्र, तुमने यहां आकर अच्छा नहीं किया। अब भी वापस लौट जाओ, कहीं व्याध ना आ जाए। इसीलिए मंथरक ने कहा, मित्र, मैं अपने मित्र को आपत्ति में जानकर वहां नहीं रह सका। सोचा उसकी आपत्ति में हाथ बटाऊंगा, तभी चला आया। ये बातें हो ही रही थीं कि उन्होंने व्याध को उसी ओर आते देखा। उसे देखकर चूहे ने उसी क्षण चित्रांग के बंधन काट दिए। चित्रांग भी उठकर घूम-घूम कर पीछे देखता हुआ आगे भाग खड़ा हुआ। लघुपतनक वृक्ष पर चढ़ गया। हिरण्यक पास के बिल में घुस गया। व्याध अपने जाल में किसी को ना पाकर बड़ा निराश हुआ। वहां से वापस जाने को मुड़ा ही था कि उसकी दृष्टि धीरे-धीरे जाने वाले मंथरक पर पड़ गई। उसने सोचा, आज हिरन तो हाथ आया नहीं, कछुए को ही ले चलता हूं। कछुए को ही आज भोजन बनाऊंगा, उससे ही पेट भरूंगा। ये सोचकर वो कछुए को जाल में बांधकर कंधे पर डालकर चल दिया। उसे ले जाते देख हिरण्यक और लघुपतनक को बड़ी चिंता हुई। दोनों मित्र मंथरक को बड़े प्रेम और आदर से देखते थे। चित्रांग ने भी मंथरक को व्याध के कंधों पर देखा तो व्याकुल हो गया। तीनों मित्र मंथरक की मुक्ति का उपाय सोचने लगे। कौवे ने तब एक उपाय ढूंढ निकाला। वो ये कि चित्रांग व्याध के मार्ग में तालाब के किनारे जाकर लेट जाए। मैं तब उसे चोंच मारने लगूंगा। व्याध समझेगा कि हिरन मरा हुआ है। वो मंथरक को जमीन पर रखकर इसे लेने के लिए जब आएगा तो हिरण्यक तीव्रता से मंथरक के बंधन काट दे। मंथरक तालाब में घुस जाए और चित्रांग छलांगे मारकर घने जंगल में चला जाए। मैं उड़कर वृक्ष पर चला ही जाऊंगा। सभी बच जाएंगे, मंथरक भी छूट जाएगा। तीनों मित्रों ने यही उपाय किया। चित्रांग तालाब के किनारे मृतवत जा लेटा। कौवा उसकी गर्दन पर सवार होकर चोंच चलाने लगा। व्याध ने देखा तो समझा कि हिरन जाल से छूटकर दौड़ता-दौड़ता यहाँ मर गया है। उसे लेने के लिए
वो जालबद्ध कछुए को जमीन पर छोड़कर आगे बढ़ा तो हिरण्यक ने अपने तीखे दांतों से जाल काट दिया। मंथरक पानी में घुस गया, चित्रांग भी भाग गया। पृष्ठ संख्या 35। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है। चित्र में तालाब के किनारे हिरन मृतवत लेटा हुआ है और कौआ उसकी गर्दन पर चोंच मार रहा है। व्याध उसके समीप खड़ा है और उसके कंधे पर जाल है जिसमें कछुआ है। व्याध ने चित्रांग को दौड़ते देखा तो आश्चर्य में डूब गया। फिर देखा कि कछुआ भी जाल से निकलकर भाग गया है। तब वह और भी विस्मित हुआ और निराश होकर चला गया। उधर चारों मित्र लघुपतनक, मंथरक, हिरण्यक और चित्रांग प्रसन्नता से फूले नहीं समाते थे। मित्रता के बल पर ही चारों ने व्याध से मुक्ति पाई थी। मित्रता में बड़ी शक्ति है। हमें अपने मित्रों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। अभी आपने जो कहानी सुनी वो पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र हमारे देश की ऐसी अद्भुत पुस्तक है जो आज भी विश्व में मनोरंजन और नैतिक ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से पढ़ाई जाती है। अपने पुस्तकालय में से पंचतंत्र की कहानियों की पुस्तक खोज कर पढ़िए और इसकी कोई एक कहानी कक्षा में सुनाइए। ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 8 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार। वाचन स्वर कंचन भारद्वाज। ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान। संपादन सौम्या मलिक। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।